हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपने घटना चक्र पूर्वालोकन इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जो कि आज चैप्टर होने वाला है वाइस प्रेसिडेंट। और इसी के साथ साथ हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे क्वेश्चन इस डिस्कशन में कवर करने वाले हैं। सो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ। यहाँ पे जो है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही है, तो हमें बताना है कि क्या क्या कंसिस्ट करता है। देखिए, हमने प्रीवियस सेशन में जब प्रेसिडेंट पढ़े थे, प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने जाना था प्रेसिडेंट का जो है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल किसमें मेंशन है 54 में। और वहां हमने जाना था कि इसमें कौन कौन कंसिस्ट करते हैं। इसमें खाली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे बोथ हाउस राज्यसभा एंड लोकसभा से सारे मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पे। और इलेक्टेड मेंबर कहाँ के होते हैं? आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, असेंबली के होते हैं, ना कि काउंसिल के वहां इंक्लूड नहीं होते हैं। देन जो है आपके दिल्ली एंड पुडुचेरी से भी जो भी लेजिस्लेचर असेंबली से जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये था प्रेसिडेंट का। यहाँ पूछा है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। तो यहाँ पे जो है कि आर्टिकल 66 में मेंशन है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे जो है कि बोथ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर होगा आपके ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे आपके इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड जितने मेंबर होंगे वो सब पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर हो गए आपके, जैसे राज्य लोकसभा से 543, राज्यसभा से 233 मेंबर होते हैं। ये सब पार्लियामेंट चैप्टर में हमने सीट्स के बारे में जब डिस्कस किया था तो वहां पे जाना था। और नॉमिनेटेड जानते हैं कि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं इन दिस फील्ड ऑफ द साइंस, आर्ट एंड बिजनेस। तो ये जो है कि आपको रिकॉल हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे आपके असेंबली से कोई भी मेंबर नहीं होंगे, ना असेंबली से ना काउंसिल से। यहाँ स्टेट का जो है कि वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्शन में रोल नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपके जो ये यूनियन टेरिटरीज से हैं, ये भी जो है कि पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स होंगे बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेंशन कहाँ है? आर्टिकल 66 में मेंशन है। क्योंकि देखिए, एक क्वेश्चन के थ्रू हम जो है कि क्या चीजों को यहाँ पे इस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करते हैं, पर साथ ही साथ हम एक्टिव रिकॉल करते हैं कि हमें बाकी चीज भी रिवाइज होते रहे। तो इसका जो है कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द मेंबर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि इलेक्टेड कैसे? यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही है, तो मेंबर्स ऑफ दी बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ देखिए, पहला ऑप्शन देखा पीपल, तो पीपल तो वैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां हम डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, एमपीज को भेजते हैं, और स्टेट में एमएलएस को भेजते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्टोरल कॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट में आपके नॉमिनेटेड मेंबर भी नहीं होते हैं, और जो है कि वहाँ स्टेट लेजिस्लेचर के भी होते हैं। यहाँ खाली मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, जो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ होते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और स्टेट लेजिस्लेचर का प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई रोल नहीं होता। और अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? अपने अपने 15th वाइस प्रेसिडेंट है, वो है सीपी राधा कृष्णन जी। सीपी राधा कृष्णन जी अभी करंट वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी जो है कि इनका हाल ही में इलेक्शन हुआ था, सितंबर में ये इलेक्ट किए गए थे, क्योंकि अपने प्रीवियस जो 14th वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से वो रिजाइन कर दिया था इन्होंने। देन जो है कि न्यूली इलेक्टेड जो है कि इलेक्शन के थ्रू इनको जो है कि वाइस प्रेसिडेंट चूज किया गया है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कौन करते हैं? ये इलेक्टेड होते हैं आपके क्या बाय द डायरेक्ट नेशनल इलेक्शन। तो ये गलत हो जाएगा। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, हम लोग लोकसभा में अपने एमपीज को भेजते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, देन और स्टेट में एमएलएस को। तो ये जो है कि हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नॉमिनेशन बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि ये जो है कि इलेक्शन के थ्रू आते हैं। ये तो हमने जान लिया, क्योंकि मैनर ऑफ इलेक्शन है, तभी तो इलेक्टोरल कॉलेज है, तो नॉमिनेटेड भी नहीं होते हैं। देन कह रहे हैं थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन बाय द एमपीज ऑफ द लोकसभा एंड द एमएलएस ऑफ द विधानसभा। तो यहाँ देखिए, एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा लिखा रहता है, और डायरेक्ट इलेक्शन ऑल मेंबर्स लिखा रहता है। तो ये ऑप्शन सही होता है, पर ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ क्या है? एमएलए ऑफ विधानसभा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन डी ऑप्शन बचा है, जो कि कह रहा है थ्रू इलेक्शन बाय द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा। यस, देखिए ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सारे मेंबर्स होंगे एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज भी है, हमारे आर्टिकल 66 के सेक्शन 1 में ये मेंशन है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है
हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है हमसे, हमसे पूछा गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। तो यहाँ पे हम आपको बताया आर्टिकल 66 के सेक्शन 1 में क्या क्या मेंशन है, मेंबर ऑफ लोकसभा होंगे, मेंबर ऑफ राज्यसभा होंगे, क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे, तो ये नहीं होंगे, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी नहीं होंगे। तो यहाँ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर ए है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये आंसर है। देन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर द 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मुझे आई थिंक लग रहा है ये गलत है, क्योंकि यहाँ 14th होना चाहिए, क्योंकि अभी 15th वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे बने हैं जो कि सीपी राधाकृष्णन है। यहाँ पे देखिए लिस्ट लगी हुई है, इसको आप चाहे तो एक बार ब्रीफ कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्रोनोलॉजी और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आई होप आप पॉज करके इसको थोड़ा हैशटैग होमवर्क में रट्टाफिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट हमें याद रहनी चाहिए, क्योंकि पीसीएस जैसे एग्जाम में, पीएससी जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं सब। तो ये आई होप इसको आप जो है कि थोड़ा रट्टाफिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आई होप ये थोड़ा टिपोग्राफिकल एरर है, क्योंकि 16th वाइस प्रेसिडेंट, या तो मैं इसमें इसको जो है कि देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा 15th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है जो कि 2025 में हुआ है, और उसमें क्या रहा कि आपके इलेक्टोरल कॉलेज में कितने मेंबर्स थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है कि 788 है, ये आंसर सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 788 जो है कि मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। दिस इज क्या होता है, सब्जेक्ट टू वैकेंसी होता है, सब्जेक्ट टू वैकेंसी होता है। और ये मेंबर जो है कि कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है कि इसका जो है कि एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे इसको इलेबोरेट किया गया है। 233 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा से, टोटल 245 है, जिसमें से 233 आपके इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं, और 543 जो है कि मेंबर है लोकसभा के। तो ये सब्जेक्ट टू वैकेंसी है, जो वैकेंसी होगी इसमें रिड्यूस कर दी जाएगा। टोटल कितनी है, 788 है, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 788। और यहाँ पे आप थोड़ा जो है कि देख लीजिएगा कि इसको 14th करना है, क्योंकि ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 15th लिखा होना चाहिए था, क्योंकि 2022 में ही जो है कि हमारे जगदीप धनखड़ जी का इलेक्शन हुआ था। यहाँ पे देखिए एज लिस्ट से भी हम अगर वेरीफाई करें तो यहाँ पे कोई डबल टर्म किसी का नहीं है, कि मींस जो है कि टेन्योर जो है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के कृष्णकांत जी जो है 2 बार इलेक्ट होके आए, तो ये 10th भी है और 11th भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको आप जो है कि देख लीजिएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लाइक द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट। तो यस इट इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पीपल्स जो है कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है कि इसमें एमपी जो है कि पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और जो कि कैसे होता है, इट इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू दी सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो है कि ये इलेक्शन को परफॉर्म किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। देन कह रहा है कि मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ द बोथ। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ जो है कि लेजिस्लेचर असेंबली लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर के प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये तो हमने जो है कि प्रीवियस सेशन में जाना ही था, आर्टिकल 54 के बारे में, जो हमारे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है। आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है, और ये सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोट, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे असर्शन दिया है और रीजन दिया है, हमें बताना है कि क्या ये करेक्ट है और क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अपर हाउस का मतलब क्या होता है, राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और रीजन क्या कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो यस ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे रीजन जो है कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आर्टिकल 66 के 3 सेक्शन में लिखा हुआ है, जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो है कि यहाँ पे जो है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये आप जो है कि याद रखेंगे। और आर्टिकल देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 66 में मेंशन है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है जो एलिजिबिलिटी है फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वो क्या क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया पहली एलिजिबिलिटी, देन कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, और इज क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द
काउंसिल ऑफ स्टेट मीन जो है कि वो क्वालिफाई होनी चाहिए एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। और इसमें एक क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट क्या जाती है, ही मस्ट एनरोल्ड मीन जो है कि उनका नाम अपीयर होना चाहिए वोटर लिस्ट में फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोटर लिस्ट में फ्रॉम फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका जो है कि वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो ये जो है कि क्राइटेरिया है, तो आप याद रखेंगे। और आर्टिकल 66 प्रोवाइड करता है 64 प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 66 तो जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 64 में ये मेंशन है कि जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। और ही डज नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, वो किसी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते हैं। देन जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट के यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी है, कह रहा है कि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि हमने अभी देखा। ये 64 में मेंशन है और ये 66 के सेक्शन 1 में मेंशन है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली एक्सप्लेनेशन से भी एक बार देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होंगे, तो हमने अभी पढ़ा वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होंगे। देन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स। ये हमने अभी पढ़ा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है जो हम यहाँ से पढ़ के आ रहे हैं। देखिए 63 के सेक्शन 3 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन सेकंड कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा मेंशन इन द आर्टिकल 64। तो ये करेक्ट है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट आपको थोड़ी उटपटांग लगेगी, क्योंकि हम जो है कि अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है कि इलेक्शन हो रहा है तो उनको अपॉइंट कैसे कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो सी हमारा हो जाएगा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज दी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस, ये हमने प्रीवियस सेशन में ही देखा था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे हमें गलत स्टेटमेंट को स्पॉट करके बताना है, हमें गलत स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या वो हाउस ऑफ पीपल के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, नहीं, यहाँ काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए था, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट मीन जो है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको मेंबर होना पड़ेगा काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज द राज्यसभा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। देन जो है कि नेक्स्ट है, अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अ कैंडिडेट फॉर हिज ऑफिस। तो यस, ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस। तो ये मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है आप नॉमिनी अपना नॉमिनी में आ सकते हैं, मीन जो है कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये करेक्ट है। देन टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, जो है कि वो भी 5 इयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और उनका टेन्योर तब से काउंट किया जाता है जब से वो एंटर होंगे ऑफिस में। देन फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि ही कैन बी रिमूव्ड थ्रू ए फॉर्मल इम्पीचमेंट। तो ये जो है कि फॉर्मल इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव नहीं होते, ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है इन दी राज्यसभा सपोर्टिंग थ्रू दी मेजोरिटी एंड बैक्ड बाय दी लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर दी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी 1 एंड 4 आर दी रॉन्ग स्टेटमेंट, जो कि आप यहाँ से एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ देखिए वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए ऑफिस से क्या होता है, काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा में मेजोरिटी के साथ ऑफ देन मेंबर्स जो है कि आपको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जो कि बैक होगा हाउस ऑफ द पीपल मीन्स लोकसभा से। तो आज तक जो है कि ऐसा नो और कोई भी रेजोल्यूशन, जैसा मैंने आपको आर्टिकल 61 का इम्पीचमेंट पढ़ाया था प्रेसिडेंट वाला, प्रेसिडेंट चैप्टर में, तो वहां बताया था ना कि वहां पे जो है कि 1/4 जो है कि फर्स्ट साइन करने चाहिए। तो यहाँ मेजोरिटी के साथ जो है कि उस मोशन को पास करना होगा, और एटलीस्ट 14 डेज का पीरियड नोटिस देना पड़ेगा कि आपके अगेंस्ट जो है कि रेजोल्यूशन जो है कि पास किया जा रहा है। और आर्टिकल जो है कि 66 के थर्ड सेक्शन में ये मेंशन है कि एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ए पर्सन मस्ट क्वालिफाई द काउंसिल ऑफ स्टेट मींस जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यही मेंशन है। तो आप ये रिमेंबर रखेंगे कि ये सब पूछा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है कि एलिजिबल होते हैं कि नहीं रीअपॉइंटमेंट के लिए, और ये रीअपॉइंटमेंट है तो ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 66 के सेक्शन 3 में मेंशन है। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे देखिए विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे विच डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन को डिक्लेयर वॉइड कर दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट।
तो जैसे ही आप ये डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो आपको याद जाना चाहिए कि हमने प्रीवियस सेशन में, ये भी प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू कोई भी डिस्प्यूट सेटलमेंट है या जो है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट या जो है कि इलेक्शन के जो है कि वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। जो भी डिस्प्यूट सेटलमेंट है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो उसको कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन चीज याद रखनी है, जो भी जजमेंट होगा, जजमेंट का डे, उससे पहले के सारे एक्शन वैलिड होते हैं। आफ्टर दैट जो है कि आपके एक्शन जो है इनवैलिड किए जाते हैं। तो ये जो है कि आपको याद रखना है और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्ट्स डन बाय हिम एज द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। तो ये स्टेटमेंट सही है। जजमेंट के डे से पहले जितने भी एक्शन है वो वैलिड होते हैं, इसके बाद के एक्शन जो है कि वैलिड नहीं होंगे। देन जो है कि द एक्ट डन बाय हिम एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि जजमेंट के डेट तक मैंने बताया कि एक्शंस वैलिड है, उसके बाद नहीं होंगे वैलिड। यहाँ पे ओनली बी जो है कि आपका करेक्ट होगा, जिसमें वो देखिए आर्टिकल 71 जो है इससे डील करता है कि इलेक्शन ऑफ द पर्सन एज द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड बाय वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो भी एक्शन होंगे ये चीज वही लिखी है, तो इसको आप एक जो है कि पॉज करके ब्रीफली एक बार पढ़ सकते हैं। हमारा यहाँ पे पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड जो है कि रॉन्ग है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके बारे में सर्टेन स्टेटमेंट दिया और हमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्नेटरी ऑफ इंडिया। यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमारे पहले डिग्नेटरी और पहला सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट। देन आफ्टर दैट ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भी पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट सबसे सेकंड नंबर पे होते हैं। देन जो है कि हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू हिज ऑफिस। तो इसका मतलब क्या है, हैज नो फॉर्मल फंक्शन अटैच टू ऑफिस मीन जो है कि ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। देन डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। तो यस जो है कि अगर वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट है ड्यू टू सर्टेन रीजंस ऑफ द डेथ, रेजिग्नेशन और हेल्थ इश्यूज या कोई भी सर्टेन रीजन है, तो वहां पे जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है आपके प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर एक्ट एज द प्रेसिडेंट इफ द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइंस और डाइज और रिमूव्स। तो ये जो है कि ये चारों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 63 में जो है कि मेंशन है कि देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि ऐसी पावर यहाँ पे जो है कि आपके अदर फंक्शन को जो है कि परफॉर्म करने के बात की गई है आर्टिकल 63 में। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the vice president of India to discharge the duties of the president of India in absence due to some reasons। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट हमें बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन दिस ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। मींस जो है कि वो जो है कि चेयरमैन भी रहेंगे राज्यसभा के। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे। एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट अगर एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो वो काउंसिल ऑफ स्टेट को जो है कि राज्यसभा के चेयरमैन नहीं करेंगे, वहां पे कोई और जो है कि राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। देन जो है सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इन दिस ड्यूरेशन वाइस प्रेसिडेंट विल गेट द इनोमिनेट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यस जो है जो भी बेनिफिट्स, प्रिविलेज, इनोमिनेट्स होगी वो जो है कि वाइस प्रेसिडेंट को अलाउ किए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन थर्ड कह रहा है कि इन दिस ड्यूरेशन अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे तो कौन होल्ड करेगा, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। ये प्रीवियस सेशन में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ आंसर होगा बोथ सेकंड और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। यहाँ पे आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये सब जो है कि प्रीवियस सेशन में हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, तो वो सेशन देखेंगे तो यहाँ पे ये चीजें रिकॉल हो जानी चाहिए आपको। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट में रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ। तो यहाँ पे जो है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे जो है कि हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट में जो है कि रेजोल्यूशन पास होगा, जो कि राज्यसभा में हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा था। इसको आप यहाँ ब्रीफली देख सकते हैं एक बार, आर्टिकल 67 में ये बात लिखी गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रपोज्ड इन, कहाँ प्रपोज किया सकता है, सिर्फ राज्यसभा में। तो राज्यसभा में खाली जो है कि रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट को प्रपोज किया जा सकता है। तो डी इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय हु इज नॉट इज मेंबर। तो यहाँ पे राज्यसभा इसका आंसर होगा।
देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि अमंग दी फोर पेयर्स, जो भी हमारे यहाँ पे फोर पेयर्स दिए हुए हैं, विच वन इज कंसिस्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्निटरीज हु बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर हेल्ड द डिप्लोमेटिक पोस्ट ऑफ द एम्बेसडर एंड द हाई कमीशन। देखिए ये जो है कि थोड़े हैशटैग रट्टाफिकेशन क्वेश्चन होते हैं और आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आस्क किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजी याद है कि मीन्स जो है कि डिप्लोमेटिक पोस्ट में भी थे, एम्बेसडर थे, हाई कमीशन थे और फिर जो है कि वाइस प्रेसिडेंट भी बने। तो यहाँ पे जो है कि जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी है, ये पेयर जो है कि थे जो अपने आपके एम्बेसडर के पोस्ट को भी होल्ड किए थे, हाई कमीशन को भी, देन जो है कि आफ्टर दैट वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। यहाँ पे आप एक बार जो है कि पॉज करके देख सकते हैं जो भी टेन्योर है इनके। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया में कौन कौन से हेल्ड ऑफिस किए गए। तो देखिए आपको याद होगा प्रीवियस सेशन तो हमने नीलम संजीवा रेड्डी, ये तो हमारे प्रेसिडेंट थे। तो अगर इसको भी एलिमिनेट करते तो देखिए 3-3-3 ये एलिमिनेट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हम आंसर पे रीच कर जाएंगे। पर ये जो है कि लिस्ट मैंने इसीलिए आपको ऊपर कहा था कि ये लिस्ट हमें याद रखनी चाहिए ताकि क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सके। तो यहाँ पे आपके मोहम्मद हदीदुल्ला ये वाइस प्रेसिडेंट थे और शंकर दयाल शर्मा जो है कि वाइस प्रेसिडेंट थे और बाकी ये दो लोग हमारे प्रेसिडेंट थे। तो ये चीज आप याद रखेंगे जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं इनका टेन्योर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमसे यहाँ पे नॉट करेक्ट मींस रॉन्ग स्टेटमेंट को बताना है। तो आइए वन बाय वन करके स्टेटमेंट को देखते हैं और जानते हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा हैज टू बी पास बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली विद द स्पेशल मेजोरिटी। ये पार्लियामेंट चैप्टर में आपको जो है कि पढ़ा होगा, वहां पे हमने इस चीज को पढ़ा था तो आपको ये रिकॉल हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि वो हमारा स्पेशल मेजोरिटी से बिल टू बिल डिपेंड करता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होना चाहिए। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इन सुप्रीम कोर्ट इज हर्ड बाय द मिनिमम 5 जजेस। तो ये भी जो है कि सही है, मीन जो है कि आप जानते हैं कुछ केसेस 3 जजेस बेंच पे जाते हैं, 5 जजेस पे जाते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशनल केस मिनिमम जो है कि 5 जजेस, 7 और 11 जो है कि ऐसे बड़े बड़े बेंचेस जजेस के बनते हैं, हमें जो है कि इसमें मिनिमम 5 जज बैठने चाहिए आपके उस केस को हर्ड करने के लिए। देन जो है कि थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि हमने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में सबसे सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जाकिर हुसैन वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत है कि वाइस प्रेसिडेंट ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जाकिर हुसैन वॉज द फर्स्ट, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, ये वाइस प्रेसिडेंट थे पर ये फर्स्ट नहीं, ये सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो ये आप याद रखेंगे कि जाकिर हुसैन वाज दी सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने अपना टेन्योर सर्व किया था 62 से 67 के लिए। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरियल नंबर ऑफ मिस्टर मोहम्मद अंसारी एज वाइस प्रेसिडेंट। तो ये इनके कौन से नंबर पे प्रेसिडेंट थे, 12th प्रेसिडेंट थे, जो कि आप लिस्ट को यहाँ से एक बार जो है कि थोड़ा याद कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चन टैकल करने में आसानी होगी। और यहाँ पे हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट कौन है, सीपी राधाकृष्णन जी। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। तो इसी के साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर के जितने क्वेश्चंस थे वो कवर हो गए हैं। नाउ हम जो है कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है एज पर द आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन जो है कि लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है। तो हमारे आर्टिकल 300 में ये मेंशन है कि लीगल नेम क्या है, यूनियन ऑफ द इंडिया। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लीगल नेम क्या दिया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि आर्टिकल 1 में जो है इंडिया को दैट इज यूनियन, यहाँ पे एक चीज रिकॉल कर लेते हैं जो कि आर्टिकल 1 में क्या है, इंडिया जो है कि लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज इंडिया एंड भारत। तो ये जो है कि हमारा यूनियन ऑफ स्टेट जो है कि रिप्रेजेंट करता है इंडिया दैट इज भारत को। इंडिया जो है कि मॉडर्न नेम है और भारत जो है ट्रेडिशनल नेम है। ये जो है कि मैंने आर्टिकल वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया और पॉलिटिकल मेड सिंपल वाली सीरीज में भी। तो यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट जो है वो हम यूएसए वाले मॉडल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम यूएसए मॉडल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग होल्डिंग टुगेदर मॉडल को फॉलो करते हैं जहाँ पे हम फेडरल तो हैं बट हम यूनिटरी भी हैं। मीन्स फेडरल के साथ साथ यूनिटरी भी हैं। मीन्स स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो हमारे इंडिया से अलग हो जाए, मीन्स इंडिया से सीज कर सके। तो यहाँ पे इसीलिए यूनियन ऑफ इंडिया जो है कि इससे कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात पूछी गई है। ये आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट जो है कि रिप्रेजेंट करता है होल इंडिया की इंटीग्रिटी को, पर यहाँ पे जो है कि गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया। तो आर्टिकल 300 में ये मेंशन है कि लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ होगा यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन या बिल जो है कि पास होता है या कोई ऑफिशियल गैजेट पास होता है, जियो कह लीजिए जिसे, तो उसमें यूनियन ऑफ इंडिया लिखा रहता है। और बाकी एक्सप्रेशन जैसे यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है जो रूलिंग गवर्नमेंट रूल कर रही है, मींस रूलिंग गवर्नमेंट
रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो जो है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है कि कहलाती है, तो ये याद रखेंगे। देन जो है इंडिया और भारत, ये तो जो है कि ट्रेडिशनल नेम है, इंडिया जो है कि मॉडर्न नेम और भारत जो है ट्रेडिशनल नेम है, तो ये जो है कि आपको याद रखना है। मीन्स यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया हमारा जो है कि आंसर होगा। देन हम जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स, यहाँ पे हमें सर्टेन स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर दी करेक्ट। तो यहाँ करेक्ट पहला स्टेटमेंट कि एग्जीक्यूटिव ऑफ पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, तो ये हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, जो कि हमारे आर्टिकल 53 में मेंशन है कि एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन पावर ऑफ द यूनियन किसके पास होती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है, क्योंकि इन्हीं के नाम पे सारे जो है कि फंक्शंस को परफॉर्म किए जाते हैं। मींस प्राइम मिनिस्टर जो है कि रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, बट जो है एग्जीक्यूटिव ऑफ द पावर ऑफ द यूनियन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट के पास होती है, जो कि हमारे आर्टिकल 53 में ये क्लियरली मेंशन है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। देन जो है कि कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट से, तो यस जो है कि इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से, क्योंकि देखिए आप जो है कि हम लोग जो है कि इलेक्शन में वोट करते हैं, वोट करने पे हम जो है कि एक रूलिंग पार्टी को चूज करते हैं, और रूलिंग पार्टी जो है कि चाहे अपने पार्टी में से किसी को या अलायंस में से किसी को एक लोग को नॉमिनेट करती है, वो जो है कि प्रेसिडेंट की तरह चूज किए जाते हैं। प्रेसिडेंट फिर उनको अपॉइंट करते हैं कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर, और ये जो है कि पार्लियामेंट की लोकसभा को लीड करेंगे, और जो भी आपकी रूलिंग पार्टी है उस गवर्नमेंट को लीड करने के कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। तो आई होप ये चीज आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से। हम लोग प्राइम मिनिस्टर कभी भी इलेक्ट नहीं करते हैं, हम लोग पार्टी इलेक्ट करते हैं, मीन जो है कि रूलिंग पार्टी इलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से कोई मेंबर जो है कि वो नॉमिनेट करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट हमारे इलेक्ट अपॉइंट करते हैं कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। देन प्राइम मिनिस्टर जो है कि हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो यस जो है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, आर्टिकल 74 में ये मेंशन है। देन जो है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि एट हिज टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नीड्स नॉट टू बी मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये स्टेटमेंट भी आपके करेक्ट है। बट अगर वो अपॉइंट हो जा रहे हैं एज दी प्राइम मिनिस्टर, तो इनको जो है कि विद इन 6 मंथ जो है कि अदर हाउस ऑफ द मेंबर बनना पड़ेगा। तो ये जो है कि कंडीशन है, तो यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ जो है कि करेक्ट होगा और सी आंसर हो जाएगा, और ये हमारा गलत है। तो यहाँ से आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमें प्राइम ऑफ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया में क्या करेक्ट स्टेटमेंट, तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या जो है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि नॉमिनल हेड ऑफ ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो नॉमिनल नहीं, ही इज द रियल, यहाँ पे रियल होना चाहिए, क्योंकि वो रियल हेड और रियल एग्जीक्यूटिव है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है कि रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो ये ऑप्शन जो है कि गलत हो जाएगा। देन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो ये भी गलत है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पार्लियामेंट हेडेड बाय द पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो ये जो है कि यहाँ पे पार्लियामेंट पे बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आता है, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जो है लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये चीज जो है कि गलत हो जाएगी। देन जो है नेक्स्ट कह रहे हैं ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर, तो ये डिसमिस कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। देन लास्ट कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है कि करेक्ट है। और मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि जब भी कोई ऐसे दो स्टेटमेंट हो और आपस में वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है कि बिल्कुल डिटो सेम है कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो है कि रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो दो ऑप्शन जो है कि मोस्टली गलत ही होते हैं, इसमें से यही दोनों में आंसर होगा। देखिए यहाँ रियल है, यहाँ नॉमिनल है, तो हमारा रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली केसेज में यही होता है 99% केसेज में कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ही हमारे आंसर होते हैं। तो ये आप छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, हम जो है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन क्या किया जाता है, अपॉइंट करते हैं, हम लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, ना कि सिलेक्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 75 में कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये आर्टिकल 75 के सेक्शन 1 में मेंशन है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सेम है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि हेड होते हैं, किसके हेड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ना कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या बोथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के हेड किसको बनाया जाता है, वहां पे चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं, हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं और फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होती है, मींस यूनियन गवर्नमेंट भी होगी प्लस स्टेट गवर्नमेंट कह लीजिए या रीजनल गवर्नमेंट भी होगी। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर और स्टेट के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आर्टिकल 74 में ये सारी बात मेंशन है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 78 जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ
यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज को जो है कि लेस डाउन किया जाता है कि जो भी आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज है टू इन्फॉर्म दी प्रेसिडेंट, मीन्स कोई भी रिलेटेड मैटर है एडमिनिस्ट्रेशन से या जो भी अदर मिनिस्टर होंगे, मीन्स कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर और डिसीजन टेकन बाय दी मिनिस्टर, तो ये सारे जो है कि मैटर जो है कि इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को उन्हें डिलीवर करनी पड़ती है, देनी पड़ेगी, उनको अवेयर रखना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि ये सारी चीजें हो रही हैं, बिकॉज ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन इज टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि ये हमारे नॉमिनल हेड तो है पर रियल एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। तो ये चीज जो है कि आप याद रखेंगे। और 78 आर्टिकल मेंशन करता है, ये ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की, वो जो है कि सारी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को डिलीवर करें। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है और हमें क्या बताना है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। पहले स्टेटमेंट कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई करता है मिनिस्टर इन द 4 रैंक्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ द ये स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। तो ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कि कोई क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनिस्टर्स नहीं देता है, ये हम फॉलो करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो वहां पे जो है कि मिनिस्टर्स के क्लासिफिकेशन है, तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन नहीं है, ये हम जो है कि फॉलो अप करते हैं। तो ये यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन हम ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो है कि ड्राइव करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका गलत। देन जो है कि सेकंड कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर जो है कि यूनियन गवर्नमेंट में इंक्लूड करते हैं प्राइम मिनिस्टर सेल नॉट एक्ससीड द 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द इन द हाउस लोकसभा। तो यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो भी हमारे मिनिस्टर्स होंगे प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट, वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 15% ऑफ द टोटल मिनिस्टर ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के जितने भी मान लीजिए मेंबर, जैसे 540 मान लीजिए 540 मेंबर जो है कि इलेक्टेड है और 3 वेकेंट सीट है, तो 540 के 15% से ज्यादा जो है कि मेंबर्स नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिला के। तो ये चीज जो है कि यहाँ पहली स्टेटमेंट जो है कि इनकरेक्ट है, सेकंड जो है कि करेक्ट हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। और यहाँ से एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको ब्रीफली आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 91st अमेंडमेंट से जो है कि ये इंसर्ट किया गया है, तो ये सब चीजें आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैबिनेट मींस, यहाँ पे कैबिनेट का मीनिंग पूछा रहा है, तो कैबिनेट मींस होता है मिनिस्टर विद द कैबिनेट रैंक। यहाँ पे देखिए और मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ये मतलब नहीं होता है, और मेंबर ऑफ सेक्रेटरीज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं होता है। यहाँ पे कैबिनेट का मतलब होता है सिंपली जो मिनिस्टर विद द कैबिनेट रैंक रहेंगे, जिनके पास पोर्टफोलियो मिनिस्ट्रीज रहती है, तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है, जिसका एक्सप्लेनेशन आप जो है कि यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कैबिनेट का मतलब क्या होता है, मिनिस्टर्स विद द कैबिनेट रैंक। यहाँ पे जो है कि देखिए जो भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं एक्सरसाइज करते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को, जो कि सीनियर एग्जीक्यूटिव बॉडी कॉल दी यूनियन कैबिनेट, और जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इंडिया होती है, मीन जो है कि जैसे अभी आप रूलिंग गवर्नमेंट में देखेंगे राजनाथ सिंह है, अमित शाह जी है, ये लोग जो है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड कॉपरेशन मिनिस्ट्री और ग्रीन रिजर्व है जो कि लॉ मिनिस्टर, और अदर मिनिस्टर जो है वो लोग जो है कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं, जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं। तो ये चीज आप यहाँ से ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, मिनिस्टर विद द कैबिनेट रैंक इंक्लूड करते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन ऊपर है। देन जो है कि द वर्ड मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल जो कैबिनेट का दूसरा नेम है मंत्रिमंडल, इज मेंशन्ड ओनली इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज इन दी, ये कहाँ पे मेंशन है, तो ये आर्टिकल 352 में मेंशन है। देखिए कुछ आर्टिकल अगर हमें याद हो, अगर हमें ये याद नहीं होता कि कहाँ पे मेंशन है, तो हम एलिमिनेशन से कर सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं 356 क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है। 74 में जो है कि आपके जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात है, जो ईड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। एंड 76 में जो है कि आपके अटॉर्नी जनरल इन सब की बात है। तो ये जो है कि यहाँ से जो है कि हम इस आंसर को जो है आपका एलिमिनेट करके जो है कि यहाँ पे आंसर पे पहुंच सकते थे। तो मंत्रिमंडल कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 352 में मेंशन है, जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे सेक्शन 3 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो कैबिनेट है उसको जो है कि मंत्रिमंडल नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद द रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें यूनियन गवर्नमेंट ने सर्टेन स्टेटमेंट दी है और हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एन गोपाला स्वामी अयंगर जो है, उनकी कमेटी ने सजेस्ट किया था कि दैट ए मिनिस्टर और सेक्रेटरी जो डिजाइन करेंगे सोनली फॉर परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर रिफॉर्म्स एंड प्रमोटिंग इट। तो ये देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, जिसका अभी मैं एक्सप्लेनेशन से आपको पढ़ा दूंगा। तो ये जो है कि कमेटी जो है, इन्होंने कोई ऐसा सजेशन नहीं दिया था, जबकि इन्होंने सजेशन क्या दिया था कि इन्होंने जो है कि सजेशन दिया था कि जो भी रिपोर्ट थी वो थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि ग्रुप ऑफ द मिनिस्टर जो है कि इंप्रूव करे कैपेबिलिटी ऑफ पर्सनल एंड आल्सो इन द वर्किंग इन द ONM डिवीजन। तो ये जो है कि ये चीज जो है क्या था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। बाकी सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 1970 में जो कि डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 1966
दिस वाज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है कि जो भी हमारे डीओपीटी थी वो जो है कि प्राइम मिनिस्टर चार्ज के अंडर आ गई थी। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ब्रीफली आप पॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें थोड़ी मेंस ओरिएंटेड भी है, पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए, जो कि आप यहाँ से एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो इसमें जो है कि सिंपल एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है। देन जो है सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट के रेफरेंस में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि करेक्ट कौन कौन सी है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मिनिस्टर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी देखिए ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरीट के हेड होते हैं, जो कि एक हमारे सिविल सर्विसेज बोर्ड के भी जो है हेड होते हैं। तो ये जो है कि कोई भी रोल नहीं प्ले करते हैं मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट क्रिएट करने में। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। देन जो है सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ईच ऑफ द मिनिस्टर इज असाइंड बाय द मिनिस्टर असाइंड टू ए मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो है करेक्ट है, जो कि हम जानते हैं हमारे आर्टिकल कौन सा भी मेंशन है, ये 75 में जो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होंगे और वो जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करवाएंगे। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है कि सिंपली लिखा हुआ है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो हेड होता है कैबिनेट सेक्रेटरीट के, जो कि चेयरमैन होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के, जो है कि ये लोग कोई रोल नहीं प्ले करते हैं, ये कोई भी अपना जो है कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। तो ये जो है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये करेक्ट है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा बी। सॉरी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एक्सरसाइज पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है कि हम जानते हैं कि रियल पावर कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास एग्जिस्ट करती है, पर हमारा आर्टिकल 3 जो है कि करता है क्या कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दी जो है कि यूनियन जो है कहाँ लाई करती है प्रेसिडेंट के पास। तो ये चीज याद रखेंगे, यहाँ पे रियल पावर पूछा गया है तो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये जो कि आर्टिकल 75 में मेंशन है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं इन दोनों स्टेटमेंट में से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेसिडेंट शेल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर एलोकेटिंग अमंग दी मिनिस्टर। तो ये जानते हैं कि हमारे आर्टिकल जो है कि 77 में ये मेंशन है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और जो भी बिजनेस कंडक्ट है वो हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Then all the executive action of the government in India shall be expressed in taken in the name of the prime minister। तो ये गलत है, क्योंकि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि यहाँ पे प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि सारे नेम जो है कि प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 77 में ये मेंशन है कि सारे एक्शन जो है कि प्रेसिडेंट के नाम पे टेक किए जाएंगे इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये है कि आर्टिकल 111 भी आपको याद आना चाहिए, जो भी बिल होता है वो एक्ट तब बनता है जब एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट देते हैं, और आर्टिकल 111 में ये मेंशन है एंड 77 में मेंशन है जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे वो हमारे प्रेसिडेंट के नेम पे लिए जाते हैं। तो यहाँ से आप ब्रीफली इसको एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए था। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू दी अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर जो है कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से बिलोंग करते हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। मींस जो है कि यहाँ पे जो है कि एक स्टेटमेंट गलत था तो बाकी जो है कि सारे सही होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट होगा ही विल नॉट एबल टू वोट इन हिज फेवर। तो ये स्टेटमेंट खाली जो है कि सही है, बाकी स्टेटमेंट जो है कि गलत है, क्योंकि वो स्पीक कर सकते हैं चाहे लोअर हाउस में चाहे अपर हाउस में। फिर कैन मेक दी ओनली स्टेटमेंट इन दी अपर हाउस, तो नहीं, यहाँ पे दोनों हाउस में जो है कि बोल सकते हैं। देन डी जो है कि उनको मेंबर बनना पड़ेगा, अगर वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस से तो उनको मेंबर बनना पड़ेगा हमारे पार्लियामेंट में, चाहे आइदर इन दी लोकसभा राज्यसभा फ्रॉम द डेट ऑफ दी वो प्राइम मिनिस्टर बने विद इन द 6 मंथ। तो ये जो है कि पहला आंसर इसका आंसर होगा कि वो एबल नहीं होंगे, अगर वो अपर हाउस से होंगे तो ही विल नॉट एबली वोट इन दी फेवर इन द इवेंट ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन। बाकी अदर स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसको आप यहाँ ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये आर्टिकल 75 में क्लियरली मेंशन है, जो कि डिसॉल्यूशन की बात होती है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ से ये आप एक बार ब्रीफली कर पॉज करके पढ़ लेंगे। देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जनरली, जो है प्राइम मिनिस्टर जो है कि जनरली मेंबर होते हैं लोकसभा के। तो ये आप याद रखेंगे, ही इज जनरली द मेंबर ऑफ द लोकसभा नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये गलत हो जाएगा, अगर नहीं है तो उन्हें विद इन 6 मंथ बनना पड़ेगा। मेंबर ऑफ द राज्यसभा हाँ बन सकते हैं, बट जो है कि जनरली कहाँ से होते हैं, लोकसभा से। यहाँ पूछेगा जनरली कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। मेंबर ऑफ द बोथ हाउस, तो बोथ हाउस के मेंबर नहीं रह सकते हैं, वो एक ही मेंबर रह सकते हैं आइदर इन दी राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर हो जाएगा। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, कहाँ गया ये, सॉरी यहीं पे है ये।
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है करेक्ट होगा। तो यहाँ देखिए सर्टेन स्टेटमेंट दी है कि need not necessarily be a member of the either house of the parliament but must become a member of the one of the house within the 6 month। तो ये कि ये स्टेटमेंट हम लोग अभी ऊपर 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो रहे हैं और वो जो है कि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी के मेंबर नहीं है तो वो जो है विद इन 6 मंथ के अंदर जो है कि वो जो है कि इलेक्शन से अपना जो है कि लोकसभा या राज्यसभा से वो मेंबर बन के चूज किए जाए। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। बाकी अदर स्टेटमेंट भी हम एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि ये सब स्टेटमेंट क्यों गलत है। देखिए मस्ट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ये मस्ट नहीं है, वो राज्यसभा के भी हो सकते हैं। देन मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो है कि ये स्टेटमेंट भी समहाउ करेक्ट है कि मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक, जो है कि एक हाउस के मेंबर होने चाहिए। देन जो है कि नीड नेसेसरली बी दिस। तो यहाँ पे जो है कि मस्ट बिकेम द मेंबर। तो यहाँ पे जो है कि ये स्टेटमेंट देखिए कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इसलिए जो है कि ये तीनों गलत है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि 75 में ये मेंशन है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए लोकसभा में जो है कि जो क्वालिफिकेशन होती है वो 25 ईयर्स की होती है। तो इतनी एज की रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सफिशियंट है। पर राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 35 ईयर्स है ना। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35 ईयर्स है। तो ये बात आप यहाँ से देखेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ एज जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या है 25 ईयर्स। 35 ईयर्स किसकी होती है राज्यसभा एंड जो है कि आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स होती है। बाकी ये दोनों क्राइटेरिया कुछ नहीं है। देन प्राइम मिनिस्टर जो है कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये जो है कि स्टेटमेंट जो है कि आपको आंसर अब तक याद हो गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ इलेक्टेड नहीं होते हैं ना नॉमिनेटेड होते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जो कि हमारे इस आर्टिकल में मेंशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में क्या करेक्ट है। तो हमें यहाँ बताना है कि आइए वन बाय वन देखते हैं कि ये जो कि ही इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर ओनली अमंग दोज हु आर द मेंबर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जरूरी नहीं है जो करे वो जो है कोई मिनिस्टर अगर चूज कर रहे हैं प्राइवेट मेंबर बस उन्हें जो है कि 6 मंथ के अंदर इलेक्शन जितवाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हमें करेक्ट पूछा गया तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर ही कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग आफ्टर दी काउंसलिंग बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिस रिगार्ड। तो ये जरूरी नहीं कि वो चीज को कंसल्ट करके करे, तो अपना कैबिनेट अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बना के पार्टी मीटिंग में जो है कि डिसाइड करके वो जो है कि सबको जो है कि अपनी अपनी एक मिनिस्ट्री दे देते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगा, प्रेसिडेंट से कंसल्ट नहीं किया जाता है। देन जो है कि ही इज फुल डिस्क्रिप्शन इन चॉइस ऑफ द पर्सन हु हैज सर्व एज द मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। तो यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उनके पास पावर होती है कि वो चूज करेंगे कौन सी मिनिस्ट्री किसे दी जाती है। और इनडायरेक्टली आप समझ रहे थे ऐसा किस पे होता है कि पॉलिटिकल नीड भी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को सस्टेन करने के लिए, तो मिनिस्ट्री जो है कि दी जाती है। तो यहाँ पे जो है कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन डी कह रहा है कि ओनली लिमिटेड पावर है इन द चॉइस ऑफ द कलीग्स बिफोर द हिज डिस्क्रिशनरी जो है कि पावर प्रेसिडेंट के पास लाई करती है। तो ऐसा नहीं है, सोनली पावर जो है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास लाई करती है, ना कि प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो यहाँ सी हमारा आंसर हो जाएगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन रिमेन इन द ऑफिस। वो 6 मंथ के अंदर जो है कि उन्हें इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा, नहीं तो ही सीज टू बी मिनिस्टर मीन जो है कि ही सीज टू बी मिनिस्टर हो जाएंगे, वो मिनिस्टर्स के पोस्ट से हटा दिए जाएंगे क्योंकि उन्हें जो है कि आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रहना पड़ेगा, आइदर मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, नहीं तो 6 मंथ के अंदर जो है कि उन्हें मिनिस्टर पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। देन सेम क्वेश्चन यहाँ पे 6 मंथ की क्राइटेरिया है कि सीज टू बी मिनिस्टर। देन अगेन दिस क्वेश्चन की यहाँ ट्रू क्या नहीं है रिगार्डिंग, तो जो भी मेंबरशिप ऑफ द कैबिनेट होगा रेस्ट्रिक्टेड टू द लोअर हाउस, ऐसा नहीं है, वो जो है कि राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू दी लोकसभा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू तो लोकसभा। तो ये क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए या जो है कि प्राइम मिनिस्टर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो यहाँ पे लोकसभा के रिस्पॉन्सिबल हो गए, यहाँ पार्लियामेंट से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पार्लियामेंट की बात होती है तो राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्राइम मिनिस्टर और हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आंसर होगा हमारा सी। देन सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके होंगे, हाउस ऑफ पीपल, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन और दिस देश। तो यहाँ पे देखिए हमारा हाउस ऑफ पीपल लोकसभा,
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, यस ये भी करेक्ट होगा। और हमारा आर्टिकल 75(3) भी ये मेंशन करता है, तो यहाँ पे 1 2 3 आंसर होगा, 74 का 3 नहीं होगा, क्योंकि ये बात करता है ये कोई भी आर्टिकल जो है कि डज नॉट एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे 1 2 3 करेक्ट होगा। डी जो है कि यही ये फोर्थ ऑप्शन गलत होगा, तो हमारा सी बी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 ओनली करेक्ट। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है कहाँ के लिए, यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट दिया है, स्पीकर दिया है, ये दिया है और पार्लियामेंट। यहाँ देखिए आंसर इसीलिए एस्ट्रिक है क्योंकि ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। यहाँ पे लोकसभा होना चाहिए, लोकसभा, क्योंकि मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा लोकसभा। क्लोजली आंसर तो पार्लियामेंट सही है, बट एक्यूरेट आंसर होगा लोकसभा, क्योंकि पार्लियामेंट मैंने जैसा कि बताया राज्यसभा लोकसभा दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लोकसभा होता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन इसका आंसर जो है कि नहीं है। देन आपका जो है कि होम टू होम देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, तो ये जो है कि यहाँ पे भी आंसर क्या होना चाहिए, फॉर दी लोकसभा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा होता है। देन अगेन दी सेम क्वेश्चन, यहाँ पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, यहाँ पे लोकसभा के लिए है। तो यहाँ से जो है कि कुछ सिमिलर क्वेश्चन जो है कि इसी तरीके से है। देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यूनियन जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओनली टू लोकसभा। देन अगेन दी सेम क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे देखिए कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कि कलेक्टिवली किसके रिस्पॉन्सिबल होंगी, लोकसभा के, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमने क्या जाना कि अपॉइंट कौन करते हैं इनको, प्रेसिडेंट। तो यूनियन मिनिस्टर जो है कि होल्ड द ऑफिस फॉर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट होगा, बाकी ये दूसरा गलत है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर सेशन देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कि यूनियन में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसके देखिए आंसर पे रीच कर जाएंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है खाली लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर आ गया, पर हम रीजन को भी देख लेते हैं। रीजन क्या है कि मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर एलिजिबल टू मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि यूनियन मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर क्वालिफाई करते हैं। देन इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो ये स्टेटमेंट आपका देखिए गलत हो जाएगा, पार्लियामेंट नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे लोकसभा होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये भी हमने जाना, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन, यस जो है कि सारे लेजिस्लेशन बिल इनके बारे में इन्फॉर्म करना होता है, ये दोनों करेक्ट है, ये गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। और एलिमिनेशन मेथड से देखते तो पहला गलत होता है, देखिए यहाँ पे 1 1 और ऑल ऑफ दी अबव है, तो ये तीनों गलत हो जाते हैं, आंसर पे डायरेक्टली हम रीच कर जाते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली मीन जो है कि नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या ये मेंशन नहीं है एक्सप्लिसिटली। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, तो ये मेंशन है, तो ये जो है कि करेक्ट है। यहाँ पे ये मेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ ही लूजेस द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस, तो यहाँ पे ये कोई एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन ही करना पड़ेगा अगर उनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो ये जो है कि गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबॉर्डिनेट टू, तो जो एग्जीक्यूटिव होती है वो सबॉर्डिनेट करती है किसको, लेजिस्लेचर को। तो यहाँ जानते हैं कि हमने प्रीवियस सेशंस में भी देखा था, जो है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एक दूसरे को सबॉर्डिनेट करते हैं। कैसे, लेजिस्लेचर जो है कि हमारे लॉ मेकिंग बॉडी है और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग, लॉ एंड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। ये लोग जो है कि लॉ एंड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करती है और जो है कि लेजिस्लेचर उसको बनाती है, तो ये जो है कि एक दूसरे के सबॉर्डिनेट है। तो यहाँ से आप इसका एक बार एक्सप्लेनेशन ब्रीफली पढ़ सकते हैं। Then moving to our next question. Next question क्या बात कर रहा है कि which of the following motions of the council of minister can move, मीन जो है कि इनमें से which of the following options में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट जो है कि कौन मोशन मूव कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा मोशन मूव होता है अगेंस्ट में, तो ये कॉन्फिडेंस मोशन होता है। और कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, आपको मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है फॉर दी रूलिंग दी गवर्नमेंट, मीन जो है कि आपको रूल करने के लिए आपको रूलिंग गवर्नमेंट को मेजोरिटी प्रूव करनी होगी, इसी को कॉन्फिडेंस मोशन में करते हैं। ये जो भी रूलिंग पार्टी है वो जो है अपने मिनिस्टर्स की मीन जो है कि जो भी एमपीज है उनके कॉन्फिडेंस को गेन कर रही है कि नहीं, तो इसलिए कॉन्फिडेंस मोशन चला जाता है। बाकी एडजमेंट मोशन तो आपको पता है, ये जो है कि टर्मिनेशन ऑफ द सेशन होता है विद डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम के लिए एडजमेंट सिन
डी होता है। और बाकी एडजर्नमेंट जो है कि किया जाता है किसी भी सेशन को चलते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, एडजर्नमेंट, जो कि टाइम लिमिट के साथ दिया जाता है कि अब नाउ आफ्टर 2 days मिलेगी जो भी हमारी लोकसभा है या कुछ समय के बाद। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है आपका जो है कि पार्टी को प्रूव करने के लिए। तो ये जो है कि हमें बताना था कौन सा मोशन जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होता है, तो कॉन्फिडेंस मोशन होता है जहां पे प्रूव करना होता है मेजोरिटी। और नो कॉन्फिडेंस मोशन और गवर्नमेंट के खिलाफ मूव किया जाता है, मीन्स जो भी पार्टी रूल कर रही होगी लाइंस में, तो उसके खिलाफ जो है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये खाली नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ओनली इन दी लोकसभा, दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और गवर्नमेंट ब्रिंग करती है मोशन ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा, इट हैज टू बी प्रूव द कॉन्फिडेंस और सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो ये जो है कि मैंने आपको ब्रीफली लेमेन्स लैंग्वेज में जो है कि डिस्क्राइब कर दिया था। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू बी रिजाइन इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कब रिजाइन करना पड़ेगा, जब लोकसभा के लोग जो है कि लोकसभा मेंबर्स जो है हमारे लोकसभा के एमपीज नो कॉन्फिडेंस को मेजोरिटी से पास कर देंगे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर रिजाइनिंग हुज परमिशन डज ए मिनिस्टर रिक्वायर टू स्टेटमेंट इन दी लोकसभा। तो यहाँ पे जो है कि स्पीकर की जो है कि परमिशन को रिक्वायर होगा कि मीन्स आफ्टर द रिजाइनिंग हुज परमिशन, जो है कि मीन्स किसकी परमिशन, अपना जो है कोई भी मिनिस्टर जो रिजाइन कर रहे हैं वो किसकी स्टेटमेंट लेंगे, वो स्पीकर की स्टेटमेंट पे करेंगे। तो यहाँ से आप इसको जो है कि पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी एमपीज होते हैं वो रिजाइन किसको करते हैं, स्पीकर को देख के करते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ द लोकसभा मेंबर्स रिक्वायर्ड टू टेबल नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स की जरूरत होगी, यहाँ पे 50 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर मूविंग दी नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट दी रूलिंग गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है कि आप ये याद रखेंगे कितने मेंबर्स, 50 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटलीस्ट नंबर ऑफ द मेंबर हु कैन टेबल, जो है कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन है कि कितने मेंबर्स होंगे, तो यहाँ पे 50 मेंबर्स होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन ऑफ इंडिया के बारे में सर्टेन जो है कि हमारे पास स्टेटमेंट दी है और पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर इज नो मोशन ऑफ दी नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसी बात है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नोवेयर मेंशन है। ये एक पार्लियामेंट्री जो है कि पार्लियामेंट्री आप जो है कि रेगुलेशन कह सकते हैं, ये जो है कि पार्लियामेंट से जो है कि रेगुलेट होता है, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। देन जो है कि नो कॉन्फिडेंस जो है कि खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, अभी हमें प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो ये खाली लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आंसर हो जाएगा हमारा सी, जिसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द लोकसभा रूल नंबर 198 में मेंशन है। तो ये पढ़ सकते हैं, ये पार्लियामेंट्री जो है कि प्रोसीजर है, ना कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है। तो यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसका देखिए आंसर जो है कि डिस्प्यूटेड है, और ये मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप जो है कि थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिंग बनाने के लिए इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन वहां पिन कर दूंगा। आप इसको एक बार पढ़िएगा और इसको अटेम्प्ट करके मुझे आप जरूर जो है कि कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं जान सकूं कि मेरी ये वीडियो कितने लोगों तक रीच कर रही है। और मैं और ज्यादा जो है कि इससे अलावा जो है कि जैसे आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं कि पॉलिटी के बाद मैं कौन से जो है कि सब्जेक्ट का जो है घटना चक्र या जो है कि प्रीवियस ईयर सीरीज जो है कि शुरू करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं और इसका आंसर जरूर कमेंट करें। आई होप आप जरूर करेंगे। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है Which of the following is not correct situation assigning arising after the resignation of the council of minister। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन जो है कि करेक्ट है नहीं है, जो कि आफ्टर द रिजाइनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो प्रेसिडेंट रूल भी इम्पोज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिजाइन कर दे तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है कि लीडर ऑफ अपोजिशन में अपोजिशन पार्टी रहती है, तो प्रेसिडेंट उनसे आस्क कर सकते हैं कि अपनी मेजोरिटी को प्रूव करके, अपने कॉन्फिडेंस मोशन को प्रूव करके वो जो है कि गवर्नमेंट बना सकते हैं, और प्रेसिडेंट उनको इन्वाइट कर सकते हैं, उनके पास मेजोरिटी है तो डायरेक्ट वो जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम करती है और तुरंत जो है कि नई गवर्नमेंट बन जाती है। तो ये ऑप्शन जो है कि इनकरेक्ट है। बाकी जो है कि प्रेसिडेंट विल आस्क कंटिन्यू टू अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, ये करेक्ट है। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट मींस दी पॉसिबल जनरल इलेक्शन टू बी हेल्प टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट, जो है कि अगर मेजोरिटी नहीं है किसी के पास, लीडर ऑफ अपोजिशन के पास, तो जो है कि नया इलेक्शन होगा। देन आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हैव द चार्ज टिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। तो यस जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर नहीं हो पा रही है, तो जो है कि अगर कोई न्यू गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुई तो कोई भी जो आउटगोइंग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जारी होगी तो वही जो है कि एज्यूम चार्ज करेगी तब तक के लिए।
जिसको जो है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल विल नॉट बी इम्पोज। तो ये जो है कि करेक्ट ऑप्शन नहीं है, करेक्ट सिचुएशन नहीं है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहे हैं कि विच लीडर ऑफ द मध्य प्रदेश बिकेम द डिफेंस मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम लेटर होम मिनिस्टर इन द नेहरू कैबिनेट। तो ये जो है कि रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखेंगे। कैलाशनाथ कैटजू जो थे पहले होम मिनिस्टर, लेटर होम मिनिस्टर थे, मतलब गवर्नमेंट में, और बाद में जो है कि बने थे डिफेंस मिनिस्टर। यहाँ से ये नाम याद रखेंगे। देन जो है यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, इनके बारे में ब्रीफिंग जो दी हुई है। ये लॉ मिनिस्टर थे इन द सेम ईयर। देन जो है कि लेटर इन 1955 वो जो है कि डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए, और आल्सो सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द मध्य प्रदेश फ्रॉम दिस टू दिस टेन्योर। देन जो है नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की गई है, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ये थे हमारे आर के षणमुखम चेट्टी जी, जो हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर थे 1947 to 48 में इन दी नेहरूज कैबिनेट। तो जो है कि आप ये याद रखेंगे। देन यहाँ पे जो है कि फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन है फैक्चुअल। लॉ मिनिस्टर जो थे फर्स्ट कैबिनेट कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि ये अपने लॉ मिनिस्टर थे, और यही जो है कि चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी थे। तो ये सब चीजें आपको रिकॉल हो जानी चाहिए। देन यहाँ पे जो है कि हमें सर्टेन ऑप्शंस दिए गए हैं, और बताना है कि हुज पोर्टफोलियो फर्स्ट कैबिनेट में जो है कि वाज डिफरेंट फ्रॉम द पोर्टफोलियो इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946। जो है कि हमें ये बताना है। ये थोड़ा जो है कि हैशटैग रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन है, और ये हम लोग जो है कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें पोर्टफोलियो और ये सब जो है पढ़े थे, तो वहां से ये चीजें रिकॉल हो जानी चाहिए। तो देखिए पोर्टफोलियो ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट कैसे थी। फूड और एग्रीकल्चर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। लेबर जो है जगजीवन राम जी के पास थी। डिफेंस जो है कि सरदार बलदेव सिंह जी के पास। वर्क्स एंड माइंस जो है कि CH भाभा के पास थी। और जन जो है कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट होने के बाद जो फूड एंड एग्रीकल्चर जो है कि राजेंद्र प्रसाद जी के पास। डिफेंस इन्हीं के पास थी, जो है कि सेम डिफेंस देखिए यहाँ पे जो है कि डिफेंस जो है कि सरदार वल्लभ सिंह के पास, यहाँ पे बलदेव सिंह के पास। लेबर जगजीवन और कॉमर्स जो है कि CH भाभा के पास थी। तो ये जो है कि यहाँ पे आंसर CH भाभा हो जाएंगे, जिनकी पोर्टफोलियो चेंज हुई है। पहले इनके पास कौन सी थी, वर्क्स एंड माइन, लेटर ऑन इनको जो उनकी कॉमर्स वाली मिनिस्ट्री दे दी गई। तो ये आप याद रखेंगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 12th प्राइम मिनिस्टर पूछ रहे हैं। तो 12th प्राइम मिनिस्टर कौन थे, देवे गौड़वा जी। ये जो है कि आप याद रखेंगे। ये चीजें जो है कि देखिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये लिस्ट आप जो है कि एक अपने जो है कि सेपरेट A4 साइज पेपर पे लिस्ट को बना के अपने पास या नोट्स में कहीं स्टिक आउट कर लीजिए कि जो भी हमारे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं। स्पीकर की लिस्ट हो गई, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये सब जो है कि लिस्ट में रहना चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको पूछ दिया जाएगा, या इनके टेन्योर का ईयर पूछ दिया जाएगा, या मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये हमें वहीं से हैशटैग रट्टाफिकेशन से ही होगा। ये हम जो कि रट्टाफिकेशन नहीं लगाएंगे तो ये चीजें याद नहीं होंगी। तो ये आप छोटे से होमवर्क को जो है कि टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यही कि मैच द फॉलोइंग जो है कि प्राइम मिनिस्टर विद द टेन्योर है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ऐसा ट्रिक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई चीज आप बार बार निमोनिक बना के याद करेंगे तो आपके माइंड की मेमोरी को ज्यादा ही रिटेन नहीं हो पाएगा। तो इसको जो है कि 4-5 बार जो है कि रटेंगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। तो इनके देखिए टेन्योर को आप यहाँ से देखिए ब्रीफली पॉज करके मैच कर सकते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी 89 से 90 में थे। चंद्रशेखर जी 90 से 91 में। HD देवे गौड़वा जी 96 से 7 में। IK गुजराल 97 से 8 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 से 2004 तक। तो ये याद रखेंगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम क्वेश्चन कि यहाँ पे जो है कि मोर देन वंस जो है कि प्राइम मिनिस्टर कौन रह चुके हैं। यहाँ पे सारे ही लोग जो है कि मोर देन वन टाइम ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और सबसे अब तक लॉन्गेस्ट जो है कि नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर है। आई थिंक जो है कि अभी करंट प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी शायद ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो देखते हैं अभी अगले इलेक्शन में क्या होता है। तो अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग ये है, और नंबर ऑफ टाइम्स में जो है कि इंदिरा गांधी है ना, सॉरी ये जो है कि नंबर ऑफ टाइम्स अभी नेहरू जी हैं। बाकी लोग जो है कि मोर देन जो है कि वंस में 2 बार जो है कि प्राइम मिनिस्टर रहे। तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन जो है कि फलोइंग ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोर देन वंस विद गैप्स इन बिटवीन देम। तो ये जो है कि वही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कौन गैप्स के बीच में पूछा है कि मीन जो है कि नेहरू जी देखिए लगातार थे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट वैसे ही आंसर पे रीच कर जाएंगे। तो यहाँ पे गैप के बाद है। बाकी लाल बहादुर शास्त्री जी जो है कि एक बार प्राइम मिनिस्टर थे। तो यहाँ से जो कि आप पॉज करके देख सकते हैं। देन जो है कि विच प्राइम मिनिस्टर डाई आउटसाइड इंडिया, मीन जो है कि हमारे कोई जो हमारे कौन से प्रिय प्राइम मिनिस्टर थे जो कि आउटसाइड इंडिया जो है कि विजिट पे गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो वो थे हमारे आपके जो है कि लाल बहादुर शास्त्री जी। इनकी डेथ जो है कि आउटसाइड इंडिया हुई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी, ताशकेंत में हुई थी, जब कैपिटल सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान के दौरे पे गए थे तब इनकी डेथ हो गई थी वहां पे अनसर्टेन। तो ये ऑप्शन आप याद रखेंगे, जो कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी
आउटसाइड इंडिया जो है कि इनकी डेथ हुई थी। यहाँ पे देखिए अब लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है कि मैचिंग करना है और हमें बताना है कौन कहाँ से बिलोंग करते थे। यहाँ पे आप जो है कि डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और किस स्टेट से थे। जैसे पीवी नरसिम्हा राव जी अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश से थे, क्योंकि बाद में जो है कि आंध्र प्रदेश और ये की डिवाइड होके 2 स्टेट बन गया, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। देन जो है कि मोरारजी देसाई जी बॉम्बे से थे, एच.डी. देवेगौड़ा कर्नाटक से थे, चरण सिंह जी जो है कि अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश, अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तराखंड जो है कि तब उत्तर प्रदेश में इंक्लूडेड था। फिर जो है कि नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं, तो ये चीजें याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है जो है कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर ही है कि जो है कि अमंग दी हैज नेवर बीन दी चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। इनमें से जो कौन से ऑप्शन है, मीन्स वो कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं है, डायरेक्ट वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो चंद्रशेखर जी थे जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बने, वो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं थे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द एनी स्टेट बट जो है कि प्राइम मिनिस्टर, तो सेम क्वेश्चन चंद्रशेखर इसका आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग जो है कि मेंबर ऑफ द लोकसभा जो है कि ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप, तो ये चंद्रशेखर है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मैं बहुत फास्टली करा रहा हूँ, ये फास्टली इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े फैक्चुअल नेमिंग वाले क्वेश्चन है जिनमें आप जो है कि आपको थोड़ा अपना होमवर्क करना पड़ेगा इसको याद करने के लिए, तो इसलिए मैं बस आंसर बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है कि आप जो है कि गो थ्रू बाद में कर लीजिएगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पार्लियामेंट जो है कि नेवर अटेंडेड पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो चौधरी चरण सिंह जी थे जिन्होंने ऐसा काम किया जो कि नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो जो इस टर्म से इस टर्म के लिए बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए जो है कि इलेक्टेड थे और इस टर्म में जो है कि वो पार्लियामेंट नहीं अटेंड कर पाए थे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अबव ऑप्शंस में से कौन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहे, तो यहाँ पे चारों ही ऑप्शन जो है वीपी सिंह, आर वेंकटरम, वाईबी चवन, प्रणब मुखर्जी, ये चारों लोग ही फाइनेंस मिनिस्टर की तरह सर्व किए हुए हैं, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा, जिनके टेन्योर आप यहाँ से सब्सिक्वेंटली देख सकते हैं। Then moving to our next question. Next question is asking about the policy of the liberalization, privatization and globalization was announced at the new policy by the Prime Minister। ये पीवी नरसिम्हा राव जी ने ये अपने एलपीजी रिफॉर्म की पॉलिसी को अनाउंस किया था, तो ये आपको याद रखना है, जिसको आप यहाँ एक्सप्लेनेशन है, जो कि 1991 में जो है कि पॉलिसी एलपीजी रिफॉर्म जो है कि हुए थे, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रॉडली एक्सेप्ट करके हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह। यहाँ पे जो कि सर्टेन स्टेटमेंट दी है कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में क्या गलत है। तो देखिए वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, यस वो जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, आरबीआई के गवर्नर चेयरमैन भी थे। देन जो है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द आईएमएफ भी थे, बट ये नहीं थे वो चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन कभी नहीं बने। बाकी 3 चीज वो जो है कि होल्ड करते थे पोजीशन, ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, वो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन नहीं बने हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम द असम। देखिए वो जो है कि मेंबर ऑफ राज्यसभा थे फ्रॉम द असम, तो जो है कि आपको ये याद रखना है। और यही देखिए ऊपर क्वेश्चन आया था कि लोकसभा राज्यसभा किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, बस एक एंटाइटलमेंट होगा, अगर वो अपर हाउस ऑफ द मेंबर है तो वो अपने इन द इवेंट ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कि वो वोट नहीं कर पाएंगे, तो जो है कि ये जो है कि आंसर हो जाएगा। हमारे मनमोहन सिंह जी जो है कि मेंबर ऑफ द राज्यसभा थे फ्रॉम असम। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन दिया है, रीजन दिया है, हमें बताना है कि क्या करेक्ट है। तो असर्शन क्या कह रहा है कि मिनिस्टर मेक द पॉलिसी एंड सिविल सर्वेंट adhere to that policy, yet it is the correct statement जो है कि मिनिस्टर जो है कि पॉलिसी को बनाते हैं और जो है हमारे सिविल सर्वेंट्स में जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रहती है एग्जीक्यूटिव में, तो वो उनको पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते एडर करते, तो असर्शन करेक्ट है। देन रीजन क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कैबिनेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट कैसे है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था जो भी हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट कह लीजिए वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर दी लोकसभा, तो यहाँ पे जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यस यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग दी फर्स्ट असर्शन, तो जो है कि हमारे असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर दी ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे असर्शन और रीजन में दोनों ही करेक्ट है, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द करेक्ट वे। देन जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम फॉर असर्शन एंड रीजन, हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। देखते हैं, डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज ए पॉलिटिकल डिसीजन, तो यस इट इंडीड द पॉलिटिकल डिसीजन और इट डज नॉट कंफर्म ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर,
तो ऐसा नहीं है, वो जो है कि सर्टेन जो है कि चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर के पावर को जो है कि एडहर कर सकते हैं सर्टेन केसेस पर, ऐसा कोई मतलब कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ आंसर बी हो जाएगा। हमारे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग द करेक्ट स्टेटमेंट, जो है कि रीजन जो है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो यहाँ देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ड्यूटी एंड ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आर नॉट मेंशन, जो है कि कहीं मेंशन नहीं है, बट ये कन्वेंशन है। ये कैबिनेट मिनिस्टर कैन बी डिक्लेयर एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो कि कंफर्म करते हैं कोई भी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को नहीं। बट जब मान लीजिए कोई भी ऐसे सर्कमटेंसेज आते हैं जहाँ पे जो है कि बनाया जा सकता है उन्हें कि सर्टेन फंक्शंस वो परफॉर्म कर सके, फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ना कि कोई पावर एडहर होती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है। ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, और जो है कि नॉट कंफर्म एनी पावर, तो ये भी करेक्ट है, वो कोई पावर कंफर्म नहीं करते, वो सर्टेन फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करे तो जो है यहाँ आंसर बी हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिस ऑफ द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है आपका एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है। यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ है कि हमारे फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट को जो है कि स्मूथ किया जा सके। देन जो है कि इसका आप एक्सप्लेनेशन आप ये कर सकते हैं, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो कि एक पॉलिटिकल डिसीजन है प्योर। देन जो है 65 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो है कि अब तक आपको रट चुका होगा कहाँ एग्जीक्यूटिव पावर होती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है। एंड कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी पढ़ा था जहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी की बात हुई थी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड के जो है कि चेयरमैन होते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो डी हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें सर्टेन स्टेटमेंट दी और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी कंपल्सरी दी सिटिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा ओनली। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी जो है कैबिनेट मिनिस्टर लोकसभा से ही हो, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं, जो कि हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट करते हैं अंडर दी डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ये भी जो है कि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ऑपरेट करेंगे अंडर दिस। तो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट जो है कि हमारे रॉन्ग है। तो यहाँ आंसर डी हो जाएगा, जिसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या इसके जो है कि एक्सप्लेनेशन है। और देख सकते हैं यहाँ पे आप कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो जो है कि नॉट ऑपरेट करते हैं इनके अंडर, बल्कि वो सुपरविजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मींस पीएमओ ऑफिस के अंडर जो है कि सुपरविजन में काम करते हैं। देन जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी है और हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर दी करेक्ट वन। दी करेक्ट वन स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो देखते हैं वन बाय वन करके। तो यहाँ करें कैबिनेट कमिटीज आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कैबिनेट कमिटीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, हमारे पास क्या मेंशन है, पार्लियामेंट्री कमिटीज है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि कैबिनेट कमिटीज आर सेट बाय द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। तो यस, ये जो है कि टाइम टू टाइम जो है कि करेक्ट जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। टाइम टू टाइम जो है कि एडहर की जाती है कि हमारे जो है कि गवर्नमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कैबिनेट कमिटीज बनाई जाती हैं। देन जो है कि थर्ड स्टेटमेंट है इफ द प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ द कमिटी ही नॉट नेसेसरली द चेयरमैन ऑफ द इंडिया। तो ये जो है कि आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर है तो ही ऑटोमेटिकली एडहर टू द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है पार्लियामेंट्री अफेयर कमिटी इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये गलत है। ये जो है कि प्राइम मिनिस्टर जो है कि आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मैंने जब पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ाया था, जो कि पार्लियामेंट के शायद आई थिंक 5th वीडियो में जो है कि पार्लियामेंट्री जो है कि हमने कमेटीज पढ़ी हैं। सॉरी 5th नहीं 4th वीडियो में, 5th में तो एक्ट्स पढ़े हमने, तो 4th वीडियो में जो है कि पार्ट 4 वीडियो में हमने सारे पढ़े थे। तो वहाँ मैंने बताया था, इसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। देन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप उसको आंसर भी जान सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। मीन जो है कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो भी आपकी कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी 15% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। वो किस अमेंडमेंट से हुआ था, ये 91st अमेंडमेंट से जो है कि इसको ऐड किया गया था। ये शैल नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, ये जो है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से इसको अप्लाई किया गया था। देन सेम क्वेश्चन है यहाँ पे 15% एक्सटेंशन की बात है, तो यहाँ पे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा 2003 का।
देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें सर्टेन स्टेटमेंट दी है कि जो भी मिनिस्टर होंगे एट द सेंटर 15 अगस्त जो है कि वॉज 18 थे, और जो है कि अभी जो है कि प्रेजेंट पे जो है कि 36 है हमारे नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, तो अभी प्रेजेंट पे एज डेट नाउ आई थिंक 53 है। तो इसको जो है कि आप देख लेंगे और इसको भी आप जो है कि कमेंट सेक्शन में जो मुझे करेक्टली बताएं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी जो है कि 15 अगस्त 1947 में जो है कि मिनिस्टर 18 थे, जो कि एट द प्रेजेंट अभी है 53, और अभी का अपडेटेड स्टेटस आप बताएंगे क्या वो 53 है या नहीं। आपका ये होमवर्क है और जो है कि अपडेटेशन काम है कि आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देन जो है रिसेंटली जो है कि हु हैज बीन असाइंड दी चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, जो है कि माइनॉरिटी ऑफ अफेयर की देखिए 2021 का क्वेश्चन है, उस वक्त तो स्मृति ईरानी थी। अभी के मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर जो है कि आप जो है कि बताएं। मैं हिंट दे देता हूँ, उनका नाम के से है, जो कि अभी चेंज कर दिए गए थे, तो बताइए कौन है। जो है कि अभी कमेंट सेक्शन में आप जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर का नाम कमेंट करके बताएंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलेटेड विद द इंडिया। तो यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है कि व्हाइट पेपर कहा जाता है, जिसमें सारे जीओस को सर्कुलेट किया जाता है। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कि मिनिस्ट्री जो है कि अपने पॉलिसीज को पर्टिकुलरली सब्जेक्ट पे अलाउ करती है और उस पर जो है कि बिल को प्रिपेयर करती है, तो उससे व्हाइट पेपर कहा जाता है। व्हाइट पेपर जिसे यहाँ पे देखिए इंडिया में बहुत चलता है कोरा कागज। कोरा कागज जो है कि कोरा कागज में नियम कानून बनेंगे, यहाँ पे व्हाइट पेपर जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है कि इंडिया रिस्पेक्ट में कहा जाता है। देन जो है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट जो है कि किस रिपोर्ट पे बेस्ड है, तो ये गोपाल स्वामी अय्यंगार कमेटी बेस्ड है, जो कि हमने ऊपर ये क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें दो स्टेटमेंट आई थी और वहां पे वो स्टेटमेंट गलत है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में बोला है, नहीं उन्होंने क्या बोला था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैबिनेट के बारे में बताया था। तो ये जो है कि गोपाल स्वामी अय्यंगार कमेटी ने जो है कि बताया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होते हैं, तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर, जो हमारे आईएएस पोस्ट से ही जाते हैं। मीन जो है कि एसडीएम से स्टार्ट होकर जो है कि एसडीएम एडीएम डीएम बनते हुए फिर सेक्रेटरी बनते हुए कमिश्नर बनते हुए ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी, तो गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो जो है कि 54 का आंसर हो जाएगा बी। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में बात है। कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में क्या हमें स्टेटमेंट दी है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेइंग कैबिनेट सेक्रेटरीट फंक्शन डायरेक्टली अंडर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि गलत है, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, हमने अभी जो पिछले सेशन में जाना, ये अंडर दी प्राइम मिनिस्टर और पीएमओ ऑफिस के अंडर जो है कि सुपरविजन में ये लोग काम करते हैं। देन जो है कि Administrative head of the Secretariat, Cabinet Secretary is also the ex officio chairman of the Civil Services Board। तो यस, ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड के जो है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ पे ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो है कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देन इस डिस्कशन का आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। नो, लास्ट क्वेश्चन नहीं है अभी। तो ये हमारा 76 क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि ये जो है कि फंक्शंस अंदी हमारे जो है कि फंक्शंस बताने कैबिनेट सेक्रेटरीट के और बताना कि करेक्ट क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं प्रिपरेशन फॉर द एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग। तो यस, जो है कि ये प्रिपरेशन करते हैं हमारे एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग के। सेक्रेटरीट असिस्टेंट करता है कैबिनेट कमिटीज को, तो ये भी करेक्ट है। देन एलोकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स टू दी मिनिस्ट्रीज, तो ये गलत है। मीन जो है कि ये काम नहीं होता है, ये काम जो है कि अलग मिनिस्ट्री है जो कि हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है उनको करती है। देन फाइनेंस मिनिस्ट्री करके जो है कि सब कुछ बिल विल बना के हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलता है। तो ये जो है कि गलत है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी का काम नहीं होता है। यहाँ फर्स्ट और सेकंड करेक्ट होंगे, थर्ड जो है कि हमारा गलत होगा। तो यहाँ सी ऑप्शन में ओनली 1 और 2 है, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको आप जो है कि यहाँ से पॉज करके पढ़ेंगे तो अदर फंक्शंस के बारे में भी आपको जो है कि डिटेल मिल जाएगी कि कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस है। तो ये आप जो है कि हैशटैग होमवर्क एंड रेक्टाफिकेशन करना है आपको इसको, कि कोई अदर क्वेश्चन आए तो हम जो है कि उसको टैकल कर सके। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स टू। तो ये जो है कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है। जो कि हमारे स्प्लिट सिस्टम क्या है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, मींस लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, पॉलिसी को बनाता है एंड एग्जीक्यूटिव उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये जो है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से रिलेट होगा। देखिए ऑडिट एंड अकाउंट सही नहीं होगा, यूनियन स्टेट सही नहीं होगा, ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात हो गई। ये जो है कि अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके जो है कि कैग की बात हो गई। देन जो है कि ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, ये जो है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो गई। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर हमारा क्लोजेस्ट आंसर बनता है पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन का। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी जो है कि कौन बनाता है, आपके लेजिस्लेचर कराते हैं, इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करते हैं इसको। तो ये आप याद रखेंगे।
देन यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन आप ब्रीफली एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ द मींस जो है कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं CSIR के। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है कि हेड करते हैं, वही जो है कि काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को हेड करते हैं। बाकी देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं हमारे पीएम जो है कि मोस्टली जो है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इसरो के चेयरमैन ये सब जो बनते हैं उनको हेड करने के लिए वो इन्हीं के सुपरविजन में काम करते हैं, जितने भी डिफेंस इन सबसे रिलेटेड हो गए तो मोस्टली जो है कि प्राइम मिनिस्टर ही रहता है, तो ये आप याद रखेंगे। देन पूछ रहा है कि हु इज द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमेटी। यहाँ पे नेशनल डिफेंस कमेटी के भी हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये जो है कि फर्स्ट टाइम जो है कि 1952 में जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ था क्या ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट, तो ये 1952 में जो है कि फॉर्म किया गया। देन यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे देखिए यहाँ लिस्ट 1 में जो है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के नाम दिए हैं और लिस्ट 2 जो है लिस्ट 2 ये रिलेट करती है उनके मेमोरियल से। लिस्ट 2 में जो है कि मेमोरियल्स के नाम लिखे हुए हैं, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी का शांतिवन है, लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट है, इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल है, तो ये तीनों जो है कि करेक्ट है। और डी हमारा राजीव गांधी जी का कर्म भूमि नहीं है, राजीव गांधी जी का कौन सा है, वीर भूमि है। कर्म भूमि जो है आपके यहाँ पे देखिए कर्म भूमि लैंड ऑफ ड्यूटी जो है मेमोरियल है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का। मेमोरियल ऑफ द राजीव गांधी जो है कि वीर भूमि है लैंड ऑफ द ब्रेव, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस दैट हु गेव दिस स्लोगन जय जवान जय किसान। ये तो सबको पता है एंड जो है कि आप इसको कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए जय जवान जय किसान, क्योंकि हमारी जो है कि एग्रीकल्चर ही बैकबोन है इकोनॉमी की एंड वी हैव टू प्राउड टू बी एग्रीकल्चरिस्ट। मीन जो है कि हमें अपने अपने किसानपन पे जो है कि गर्व रहना चाहिए, तो इसलिए आप जो है कि कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान लिखेंगे और 82 का करेक्ट आंसर भी लिखेंगे जो कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस स्लोगन को प्रोवोकेट किया था। तो आई होप ये आप जरूर करेंगे। तो इसी के साथ हमारा इसका आंसर हो जाएगा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी। और इसी के साथ इस डिस्कशन को हम यहाँ एंड करते हैं, जिसमें हमने वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक के सारे क्वेश्चंस को जो है टैकल कर लिया है। और अब तक के डिस्कशन के साथ साथ हम लोगों ने, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि हमने कहाँ तक जो है कंप्लीट कर ली इस सीरीज को। ये सीरीज अब तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स अब तक के जो है कि कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ तक हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक। अब नेक्स्ट चैप्टर बचेगा अटॉर्नी जनरल एंड ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, इसको भी हम टैकल कर लेंगे एक में। देन हमारा यहाँ तक का काम हो जाएगा चैप्टर नंबर 25 तक। मीन्स हम 42 में मोस्ट हाफ ऑफ द बुक जो है कि अब तक का जो है कि कवर कर चुके हैं। इन दोनों चैप्टर से बाद जो है कि हम मैं नेक्स्ट वीडियो जो है कि इसको जो है कि अपने जो है कि सीरीज में जो है कि अपलोड कर दूंगा। देन हम रोज हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें हम एक एक चैप्टर्स को जो है कंप्लीट करेंगे और इस सीरीज को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन आप जो है कि इस वीडियो को 1-2 बार देखिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं लेकिन नेक्स्ट सीरीज किस सब्जेक्ट पे लाई जाए, तो मैं उसको भी आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी पैरेलल में जो है कि रन करने की कोशिश कर दूंगा, या किसी सब्जेक्ट के PYQ को आपको करना है, UPSC हो गया चाहे UPPSC हो गया, तो आप जो है कि बता दीजिएगा, मैं दोनों के ही क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करके सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज जो है उस PYQ सीरीज को जो है कि स्टार्ट कर दूंगा। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में इस ओपिनियन को बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अगर ये आपको डिस्कशन बहुत अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि डिस्कशन कैसा है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।